हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 44। अगली सुबह विजय जी हॉल में थे और रघु सुबह का अखबार लेकर आया। उसे परेशान देखकर विजय जी ने कहा, क्या हुआ रघु, ऐसा क्या छपा है अखबार में? ला जरा दिखा मुझे। विजय जी ने रघु के हाथ से अखबार लेकर देखा तो पाया कि अखबार के पहले पन्ने पर अक्षत को लेकर बहुत ही नेगेटिव खबर छपी है। वो खबर छवि दीक्षित केस में अक्षत के हार जाने और विक्की सिंघानिया की जीत की खबर छपी थी। खबर के साथ साथ माधवी दीक्षित का अक्षत को लेकर बयान भी था कि कैसे एडवोकेट अक्षत व्यास ने उनकी बेटी के साथ नाइंसाफी की। साथ में और भी कई भद्दे इल्जाम जो उस अखबार में साफ साफ लिखे हुए थे। कुछ हेडलाइंस भी थी जिनमें लिखा था, छवि दीक्षित केस की आखिरी सुनवाई में आखिर क्यों खामोश रहे अक्षत व्यास? क्या अक्षत व्यास बिक चुके हैं? क्या अक्षत व्यास है गौतम सिंघानिया का आदमी? छवि दीक्षित केस में क्या अक्षत व्यास भी है गुनहगार? ऐसी बातों से आज के अखबार का पहला पन्ना पूरा भरा हुआ था, जो कि चीख चीख कर अक्षत की हार की गवाही दे रहा था। विजय जी ने बुझे मन से अखबार को समेटकर रद्दी में डाल दिया। रघु वहां से चला गया। विजय के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। अगर गलती से भी अक्षत ने आज का पेपर देखा तो परेशानियां और बढ़ जाएगी। विजय जी ने अखबार को रद्दी से उठाकर डस्टबिन में डाल दिया ताकि वह अक्षत के हाथ ना लगे। वे मीरा की तबीयत के बारे में पूछने उसके कमरे में चले आए, लेकिन मीरा सो रही थी। विजय जी ने राधा से पूछा तो उन्होंने बताया कि मीरा की हालत में अब थोड़ा सुधार है। विजय जी बाहर चले आए। उन्होंने देखा कि अमर जी आए हुए हैं तो वे उनके पास आए। अमर जी ने मीरा की तबीयत के बारे में पूछा और फिर विजय जी के साथ घर के बाहर लॉन में चले आए। अमायरा को गुजरे एक दिन हो चुका था और व्यास हाउस का माहौल अब गमगीन था। सुबह सुबह अखिल के फोन से अर्जुन की नींद खुली। उसने फोन उठाया और अखिल से बात की। अखिल की बात सुनकर अर्जुन की नींद उड़ गई। शहर में अक्षत को लेकर काफी नेगेटिव बातें हो रही थी। छवि दीक्षित केस की हार के लिए साफ तौर पर अक्षत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। अर्जुन ने अपना सर पकड़ लिया। एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ अक्षत और मीरा पर टूटते जा रहा था। उसने फोन रखा और जल्दी से नीचे आया। हॉल में जीजू को देखकर अर्जुन ने कहा, जीजू आपने सुना, बाहर लोग अक्षत के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसने जानबूझकर छवि दीक्षित केस को कमजोर बनाया। जीजू ऐसा कभी नहीं हो सकता। आशु सब कर सकता है लेकिन गलत चीजों को सपोर्ट कभी नहीं करेगा। हाँ अर्जुन, अभी अभी कंपनी के मैनेजर का फोन आया था। उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। आज के अखबार में अक्षत के लिए काफी हेडलाइंस छपी है जो कि सब झूठ है, लेकिन अफवाहों से अक्षत का नाम और उसका करियर दोनों खराब हो जाएंगे। सोमी जीजू ने कहा, हमें अक्षत से इस बारे में बात करनी चाहिए। कहीं अमायरा के लिए तो वो जानबूझकर ये केस नहीं हारा है। कहते हुए अर्जुन ने जैसे ही जाने की कोशिश की, जीजू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, पागल मत बनो अर्जुन। इस वक्त अक्षत जिन हालातों से गुजर रहा है उसे ये सब बताकर हमें उसकी परेशानियों को और नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन जीजू, जब से अक्षत इस केस में आया है तब से ही उसकी जिंदगी में ये परेशानियां आई है। अक्षत को इस केस से हटने के लिए उन लोगों ने अमायरा को अपना निशाना बनाया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अक्षत अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और फिर उन लोगों ने हमारी अमायरा को, मैंने कहा था उससे कि ये केस मत लड़, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और हमने हमारी अमायरा को खो दिया। अर्जुन ने गुस्से और तकलीफ भरे शब्दों में कहा, वो एक लॉयर है अर्जुन, इंसाफ के लिए लड़ना उसका फर्ज है। जीजू ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, तो क्या इंसाफ के लिए वो अपने परिवार की जिंदगी को दांव पर लगा देगा? उसकी इस जिद की वजह से हमने अमायरा को खो दिया। उस लड़की ने कानून से इंसाफ की उम्मीद खो दी। जीजू, मैं ये नहीं कह रहा कि आशु गलत था, लेकिन अब जो उसके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सब गलत हो रहा है जीजू। अर्जुन ने दुख भरे स्वर में कहा, ये वक्त हम सबके लिए बहुत मुश्किल है अर्जुन, लेकिन अगर हम सब उसके साथ रहे तो मुझे यकीन है हम उसे इस दुख से उबार लेंगे। जीजू ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। वे हर परिस्थिति में अक्षत के साथ थे। अर्जुन और सोमी जीजू बात कर ही रहे थे कि डॉक्टर के आने से उनकी बात बीच में ही रुक गई। डॉक्टर ने मीरा का चेकअप किया
मीरा की तबीयत में थोड़ा सुधार था, इसलिए उन्होंने नर्स से ऑक्सीजन मास्क हटाने को कहा और कुछ इंजेक्शन के बाद सिर्फ ड्रिप लगाकर छोड़ दी ताकि मीरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इंजेक्शन की वजह से मीरा नींद में थी और डॉक्टर भी यही चाहते थे कि मीरा ज्यादा से ज्यादा सोए ताकि उस हादसे को भूलने में आसानी हो। ट्रीटमेंट के बाद अर्जुन डॉक्टर को छोड़ने बाहर तक चला आया। कोर्ट में हर तरफ अक्षत के बारे में बातें हो रही थी। उसके साथ ही वकीलों को पता चला कि उसकी बेटी की किसी ने हत्या कर दी है। कुछ को अक्षत से सहानुभूति हुई तो कुछ लोग उसकी बेटी की मौत को छवि दीक्षित केस से जोड़कर देख रहे थे। सिंघानिया जी के कहने पर मीडिया वालों ने भी इस केस के बाद अक्षत का नाम अखबार में खूब उछाला। अखिल को जब पता चला तो उसने अर्जुन से बात की। हालांकि छवि के केस को लेकर अखिल अक्षत से नाराज था, लेकिन जब उसे अक्षत के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। 2 दिन से अक्षत कोर्ट नहीं आ रहा था और चित्रा भी किसी कारणवश कोर्ट नहीं आ पाई। छवि के साथ हुए अन्याय के बाद वह अक्षत से नाराज थी, लेकिन सुबह जब उसने अखबार में अक्षत के खिलाफ खबर देखी तो खुद को उससे मिलने से रोक नहीं पाई और कोर्ट चली आई। चित्रा किसी से बात न करके सीधा अक्षत के केबिन में आई। अक्षत अपने केबिन में नहीं था, ना ही सचिन वहां था। वह कुर्सी पर आ बैठी और अक्षत के आने का इंतजार करने लगी। अक्षत के साथ हुए हादसे के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। कुछ देर बाद चित्रा की नजर टेबल पर बिखरी फाइल्स पर पड़ी। उसने उन्हें इकट्ठा किया और उठाकर जैसे ही अलमारी की तरफ बढ़ी, चेहरे पर उदासी लिए सचिन केबिन में दाखिल हुआ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? चित्रा ने सचिन को परेशान देखकर कहा। सचिन ने चित्रा की तरफ देखा और रोआ सा होकर कहने लगा, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। अक्षत सर के साथ जो हो रहा है भगवान वो किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। छवि दीक्षित केस में चुप रहने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था और वो रहे भी, लेकिन आखिर में क्या हुआ? उन लोगों ने उनकी 3 साल की बेटी को बेरहमी से मार डाला। सचिन के मुंह से अक्षत की बेटी शब्द सुनते ही चित्रा को एक धक्का सा लगा और उसके हाथ से फाइल्स छूटकर नीचे गिर गई। सचिन नीचे गिरी फाइल्स को उठाते हुए कहने लगा, इस दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। हर पैसे वाला सच के साथ साथ कानून और इंसान भी खरीद सकता है, और अगर नहीं खरीद पाए तो उसे मजबूर कर देता है। क्या गलती थी अक्षत सर की? ये कि उन्होंने एक रेप विक्टिम के लिए केस लड़ा था, या फिर ये कि अपनी बेटी को बचाने के लिए वो भरी अदालत में चुप रहे? छवि के साथ जो हुआ उसका हम सबको दुख है, लेकिन उस केस के चलते अक्षत सर के साथ जो हुआ उसे कोई क्यों नहीं देख पा रहा? मीडिया वाले, अखबार वाले सब छवि दीक्षित केस को लेकर उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये कोई क्यों नहीं दिखाता? इस वक्त वो और उनका परिवार जिस दर्द से गुजर रहा है, वो दर्द क्यों नहीं लिखते ये अखबार वाले? कोई अक्षत सर का साथ दे या ना दे, मैं उनके साथ हूं और मैं हमेशा रहूंगा। सचिन की बातें सुनकर चित्रा को एहसास हुआ कि अक्षत को समझने में उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। वह सचिन के पास आई और कहा, अक्षत सर शादीशुदा है? ये कैसा अजीब सवाल है चित्रा। यहाँ सबको पता है कि वो शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है, थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। सचिन ने दुख के साथ कहा। चित्रा ने जैसे ही सुना कि अक्षत शादीशुदा है उसका दिल टूट गया। साथ ही उसे अक्षत की बेटी के बारे में जानकर भी काफी दुख हुआ। छवि दीक्षित केस में अक्षत के चुप रहने की वजह चित्रा को अब समझ आ रही थी। वह अक्षत से मिलने के लिए बेचैन हो उठी और सचिन से कहा, मुझे उनसे मिलना है, क्या तुम्हें उनके घर का एड्रेस पता है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे हालातों में वो तुम्हें वहां देखना चाहेंगे। अभी किसी से नहीं मिलना चाहते, उन्होंने साफ मना कर दिया है। सचिन ने चित्रा की तरफ पलटकर कहा, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अनजाने में हम सबने उन्हें बहुत गलत समझा, बिना ये जाने कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। हर किसी ने उन्हें बुरा भला कहा। तुम मुझे छवि दीक्षित केस की फाइल दो। छवि ने बेचैनी भरे स्वर में कहा, तुम क्या करना चाहती हो? सचिन ने पूछा। मैं इस केस को स्टडी करके इसे फिर से रीओपन करवाना चाहूंगी, चित्रा ने कहा। चित्रा, तुम एक इंटर्न हो, अदालत तुम्हें ये केस लड़ने की परमिशन नहीं देगी, ना ही तुम चोपड़ा जी के सामने टिक पाओगी। अपने बेटे को बचाने के लिए सिंघानिया जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे भी अदालत उसे 6 महीने की सजा सुना चुकी है, इसमें अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी, सचिन ने चित्रा को समझाते हुए कहा। हाँ, मैं जानती हूँ,
लेकिन इन 6 महीनों में मेरी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी और उसके बाद मैं ये केस रीओपन कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि विकी सिंघानिया जैसा इंसान जेल से बाहर आए और फिर किसी छवि की जिंदगी खराब करे। अक्षत सर उसे इंसाफ दिलाना चाहते थे, लेकिन बदले में उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। मैं उनके लिए इस केस को फिर से रीओपन करवाऊंगी। तुम देखना सचिन, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चित्रा ने सचिन की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारा ये फैसला तुम्हें बड़ी परेशानी में डाल सकता है, सचिन ने कहा। मैं अक्षत को सही साबित करने के लिए कुछ भी करूंगी, चित्रा ने कहा तो सचिन उसकी आंखों में देखने लगा, जिनमें अक्षत के लिए एक आकर्षण और लगाव नजर आ रहा था। सचिन ने चित्रा के हाथ पर अपना हाथ रखा और हाँ में गर्दन हिला दी। अमायरा की किडनैपिंग और उसकी मौत की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। छवि दीक्षित केस और अमायरा की मौत को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा था और लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। इंस्पेक्टर कदम अक्षत से मिलना चाहते थे, लेकिन अक्षत ने मना कर दिया। वह इस हादसे को पुलिस और अदालत में ना घसीटकर खुद ही इसकी तह तक जाना चाहता था। व्यास हाउस में रिश्तेदारों और आसपास के लोगों का आना जाना लगा हुआ था। सभी घर में ही थे। काव्या चीकू के लिए स्कूल से ही कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली गई। विजय जी और अर्जुन ने अपने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली और उसे बंद कर दिया। चाइल्ड होम में जब इस हादसे के बारे में पता चला तो सबको बहुत दुख हुआ। अखिलेश अपने गांव गया हुआ था, इसलिए उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। सिंघानिया जी ने अपने बेटे को रेप केस से तो बचा लिया, लेकिन अभी वो जेल में था और इस बात से सिंघानिया जी बहुत दुखी थे। उन्होंने विकी को बचाने के लिए अपने सबसे वफादार नौकर रॉबिन को बलि का बकरा बनाया और सारा इल्जाम उस पर डाल दिया। इस घटना के बाद से ही वीएस ग्रुप एंड कंपनीज के शेयर्स रातों रात गिरने लगे और सिंघानिया जी को काफी नुकसान हुआ। कई बड़ी कंपनियों ने धीरे धीरे उनसे अपने रिश्ते खत्म करने शुरू कर दिए, जिनके चलते सिंघानिया जी काफी परेशानी में आ गए। छवि के मामा चाहते थे कि छवि और उसकी माँ माधवी उनके साथ ये शहर छोड़कर गांव चले जाए, लेकिन माधवी ने साफ मना कर दिया। वे इसी शहर में रहकर उन सब लोगों को बर्बाद होते देखना चाहती थी जिन्होंने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी। माधवी जी के रिश्तेदारों ने उनसे बातचीत बंद कर दी। माधवी जी के रिश्तेदार उनसे बात नहीं करते थे। आसपास वाले उनके और छवि के बारे में तरह तरह की बातें बनाते। जो लोग केस के वक्त तक कोई उन्हें सपोर्ट की बात नहीं कर रहे थे, अब वही लोग उनके बारे में कीचड़ उछाल रहे थे। कोर्ट में अक्षत को लेकर कई तरह की बातें की जा रही थी। छवि दीक्षित केस काफी चर्चित था, ऐसे में अक्षत का उस केस को हार जाना सबको उलझन में डाले हुए था। अक्षत ने ऐसा क्यों किया, ये बात सिर्फ माथुर साहब, अखिल, चित्रा और सचिन को पता थी और वे चारों ही नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर आए, लेकिन अक्षत के साथ होते अन्याय को भी वे नहीं देख पा रहे थे। अक्षत कोर्ट नहीं आ रहा था। दूसरे वकीलों ने इसका फायदा उठाया और उसके क्लाइंट्स को अपनी तरफ करके अक्षत के सारे केस एक एक करके छीन लिए। सचिन चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा था, वह बस तमाशा देखता रहा। एक केस ने अक्षत की पूरी जिंदगी बदल दी। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। अक्षत दिन भर अपने कमरे में बैठा अमायरा को याद करते हुए आंसू बहाता रहता। मीरा की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं था। उसे दिन भर ड्रिप चढ़ाई जाती और सुलाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते, क्योंकि होश में आते ही वह अमायरा के लिए रोने लगती। इस एक हफ्ते में उसका चेहरा मुरझा चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए, शरीर कमजोर हो गया और रोने से आंखें सूज चुकी थी। इतने दिनों के बाद भी मीरा अमायरा की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा और सभी अपनी दिनचर्या में शामिल होने लगे, लेकिन काफी कुछ था जो बदल चुका था। व्यास फैमिली जो कैसी भी परिस्थितियों में हमेशा साथ बैठकर खाना खाती थी, लेकिन अमायरा के जाने के बाद से ये सब बंद हो चुका था। चीकू काव्या अपने स्कूल वापस जाने लगे थे। पहले दोनों दिन भर हंसते मुस्कुराते थे, मस्ती करते थे, लेकिन अमायरा के जाने के बाद दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट जैसे गायब ही हो गई। विजय जी घर में रहते थे, लेकिन सोमी जीजू और अर्जुन ऑफिस जाने लगे। ऑफिस जाने के बाद भी दोनों दिन भर फोन करके अक्षत और मीरा के बारे में पूछते रहते। राधा, नीता, तनु तीनों मीरा के आसपास ही रहती। नक्श की तबीयत खराब होने की वजह से निधि को भी अपने ससुराल जाना पड़ा। हनी मीरा और अक्षत से मिला। उन्हें देखकर हनी का चेहरा भी उतर गया। हमेशा सख्त रहने वाले अक्षत की आंखों में
जब उसने आंसू देखे तो उसकी भी आंखें नम हो गई। अमर जी भी कुछ दिन के लिए व्यास हाउस में ही थे। बाकी सबकी तरह वे अपने काम और जिम्मेदारियों से पूरी तरह दूर थे। विजय जी के कहने पर उन्होंने फिर से अपना काम देखना शुरू कर दिया, लेकिन हर शाम वे मीरा से मिलने व्यास हाउस जरूर आते थे। सब अक्षत मीरा के साथ थे और इन दोनों के दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे थे। जहां सब मीरा के आसपास रहते थे, वहीं अक्षत घंटों अकेले अपने कमरे में रहता। अमायरा की यादें उसे घेरे रहती। इस एक हफ्ते में कई बार वह मीरा के सामने गया, लेकिन उसे देखकर हर बार मीरा ने अपना चेहरा घुमा लिया। अक्षत सब बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मीरा की नाराजगी नहीं। इस बार मीरा उससे बहुत नाराज थी। अक्षत बार बार उसके सामने जाकर उसे हर्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए जब मीरा नींद में होती तब अक्षत उस कमरे में जाता, दूर खड़ा उसे देखता, आंसू बहाता और अपने कमरे में चला आता। अक्षत के लिए मीरा की नाराजगी देखकर घर में सबको दुख होता, लेकिन इस वक्त वे मीरा से कुछ कहना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 44। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहे हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।